हर्ष एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसके पास ना तो पैसे की कमी थी और ना ही ऐशो आराम की। ऐसे ही एक रोज हर्ष के ऑफिस का मैनेजर अंश उससे कहता है, सर, हमें सभी एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, तो आप मुझे कब तक पे कर रहे हैं जिसमें मैं सभी एम्प्लॉय को दे सकूं? हाँ अंश, सभी को देना तो है, लेकिन अभी सभी को बोल दो कि कुछ समय वेट कर लें। जी सर। सर, हम्म। वो दरअसल सर मुझे एडवांस चाहिए नेक्स्ट मंथ का, लेकिन वो क्यों अंश? क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ा कर्जा हो रखा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि अपना कर्जा निपटा लूं। हर्ष कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ये देखकर अंश को कुछ समझ में नहीं आता और वो भी अपने कैबिन में चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन सभी एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं। यार, आज 21 हो गई है लेकिन सैलरी अभी तक नहीं आई। आई थिंक हमें खुद सर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन यार, हम डायरेक्ट ऑनर के पास नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि ऑनर से पहले मैनेजर होता है, इसीलिए हमें पहले उनके पास जाना चाहिए। सही बोल रही है तू। अब क्या था, सभी एम्प्लॉय एक गुट बनाकर अंश के पास जाते हैं और अंश से कहते हैं, सर, हमें हमारी सैलरी कब मिलेगी? हम यहाँ अपना समय देते हैं, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें हमारी सैलरी समय से मिले। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी ये चीजें सिर्फ तुम नहीं, ऑफिस के सभी एम्प्लॉय चाहते हैं। सभी के अपने अपने खर्चे हैं और कर्जे हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको इस बारे में बात करनी है तो आप सीधा हर्ष सर के पास जाइए। लेकिन सर, अगर सर ने हमें कुछ कहा तो? सैलरी किसको चाहिए? हमें। तो मैं तुम्हारी हिमायत लेकर नहीं जा सकता। हाँ, भला आप जा भी कैसे सकते हैं? सर ने आपके मुंह में पैसे जो भर दिए होंगे, तो आप हम लोगों की हिमायत कैसे लेंगे? राधा, पहले तो तुम तमीज से बात करो, और जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और तुम सभी को क्या लगता है मैंने तुम्हारे लिए सर से बात नहीं की? मैं सर के पास गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अंश सभी को बोल दो कि वेट कर लो। मैं तो खुद यहाँ काम करके फंसा हुआ हूँ, मुझे अपना लोन कंप्लीट करना है। मैंने सोचा था कि मैं इस बार अपने लोन को क्लियर कर दूंगा, लेकिन नहीं, यहाँ हमारे बॉस को अपने ऐशो आराम से ही फुर्सत नहीं है, तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए सर? करना क्या है, तुम सभी बॉस के पास जाओ और अपनी अपनी चीजें सर के सामने रखो। अंश के कहने पर अब सभी हर्ष के कैबिन में जाते हैं। हालांकि हर्ष अपने कैबिन में अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। लेकिन फिर भी हर्ष सभी की प्रॉब्लम्स को सुनता है और हर्ष के सामने सभी एम्प्लॉयज अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं। उस वक्त हर्ष कुछ नहीं बोलता और चुप रह जाता है। ये सब हर्ष की गर्लफ्रेंड मीनाक्षी भी सुन रही थी और सभी एम्प्लॉयज को जवाब देते हुए मीनाक्षी कहती है, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपके और आपके बॉस के बीच में बोल रही हूँ। तो आप सभी अपने सर के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। आप सभी ने अपनी प्रॉब्लम्स तो बता दी, लेकिन आपने अपने मैनर्स को नहीं देखा। आप सभी को ये दिख नहीं रहा था कि आपके सर यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लिमिट्स क्रॉस कर दी आप सभी ने यहाँ आकर। मैं जान सकती हूँ क्यों? माफ करना मैडम आप भी, लेकिन सर यहाँ आपके साथ किसी बिजनेस की बात तो कर नहीं रहे होंगे। अच्छा, ये तुम्हें पता है या मुझे? राधा सही कह रही है मैडम, आप बड़े लोगों के पास कोई परेशानी तो होती नहीं है और हमें बोलते हो कि हम वेट करें। मीनाक्षी आगे कुछ बोलती कि तभी हर्ष उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको शांत करवा देता है। जिसके बाद हर्ष अपने सभी एम्प्लॉयज से कहता है, आप सभी अंश के पास क्यों नहीं गए? मैंने उसको कहा था कि वो आप सभी को बता दे कि कुछ समय इंतजार कर लें। सॉरी सर, बट अंश सर ने हमें बताया कि आपने उन्हें ये बात कही है, लेकिन जैसे हम आपके एम्प्लॉय हैं वैसे ही सर भी हैं। उन्हें भी दिक्कत है और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ही हम आपके पास आए हैं। सर, हम अपना पूरा समय यहाँ देते हैं, साथ ही इस कंपनी के साथ लॉयल होकर काम भी कर रहे हैं, तो इसके बदले हम इतनी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हमें सैलरी समय पर मिले। चलो ठीक है, आज 21 है, 24 को आप सभी को आपकी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है सर, तो 25 से ही काम शुरू होगा, उससे पहले नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम सब? अगर काम बंद हो जाएगा तो मैं तुम सबको पैसे कहाँ से ला कर दूंगा? और इन दिनों में बहुत लॉस चल रहा है वैसे ही। वो हम नहीं जानते हैं, हमने आपको अपना फैसला बता दिया बस। इस तरह से अब सभी एम्प्लॉयज चले जाते हैं। तो वहीं अब हर्ष अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और कुछ देर बाद एकदम से हर्ष उठता है और बैंक जाता है। जिसके बाद वो लोन के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसका लोन सक्सेसफुल नहीं हो पाता।
उसका लोन सक्सेस क्यों नहीं हो रहा, ये जानने के लिए हर्ष बैंक मैनेजर के पास जाकर उससे कहता है। मेरा लोन पास नहीं हो रहा, क्या इशू आ रहा है? सॉरी सर, हम आपका लोन पास नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहले से ही लोन ले रखा है और वो भी आप टाइम टू टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अभी अपने लोन को क्लियर कर देते हैं तो मे बी आपका लोन पास हो जाएगा। हर्ष वहाँ से चला जाता है और दूसरे अकाउंट से लोन ले लेता है। लोन पास होने में समय लग जाता है और जब तक उसको लोन नहीं मिला तब तक उसके किसी भी एम्प्लॉय ने काम नहीं किया, जिस वजह से हर्ष की कंपनी डूब गई। कंपनी डूबने के साथ हर्ष भी डूब गया। साथ ही हर्ष के ऊपर बहुत कर्ज हो गया। उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया कि वो अपने कर्जे को चुका नहीं पा रहा था। समय पर कर्ज ना देने की वजह से हर्ष का घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ बैंक वालों ने जब्त कर लिया। उसके पास कुछ नहीं बचा था और अगर कुछ बचा था तो वो था उसका गेस्ट हाउस। बेचारा हर्ष अपने गेस्ट हाउस में बैठकर रो रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसको चिंता में रोते हुए देखकर उससे कहती है, हर्ष तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? मैं हूँ ना, मुझे कुछ समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मीनाक्षी, सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। हर्ष हम दोबारा चीजें ठीक करेंगे। हाँ मीनाक्षी, मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन जब आऊंगा तो दोगुनी छलांग लगाऊंगा। हाँ हर्ष, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम दोबारा आओगे और सबको पीछे छोड़ दोगे। लेकिन मीनाक्षी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? अगले 1 महीने तक जब मैं बैंक का लोन नहीं दूंगा तो सीबीआई तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें मीडिया में ये फैलाना है कि मैं यानी हर्ष भाग गया। पर हर्ष, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे खिलाफ मैं कैसे? जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तभी तो मैं तुम्हें ये काम करने को बोल रहा हूँ। हर्ष के बार बार कहने पर मीनाक्षी उसकी बात मान जाती है और ठीक वैसा ही होता है जैसा हर्ष ने कहा था। 1 महीने बाद सीबीआई आई और उससे पूछताछ करने लगी। सीबीआई की पूछताछ पर मीनाक्षी सीबीआई और मीडिया के आगे कहती है, मैं हर्ष के बारे में कुछ नहीं जानती, उसने तो मुझसे बात तक नहीं की है, पता नहीं कहाँ गया वो। तो मीनाक्षी मैडम कब तक आएंगे वो? उन्होंने आपको कुछ तो बताया ही होगा, कब तक आएंगे आखिर वो? नहीं, मैंने कहा ना, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है और वो कब तक आएंगे कब तक नहीं कुछ नहीं कह सकते, या यूं कहो कि वो आएंगे ही नहीं। मेरे ख्याल से वो बैंक का पैसा लेकर भाग गए हैं। मीनाक्षी के इस बयान से न्यूज में आग लग जाती है और हर तरफ ये खबर आग की तरह फैल जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, उनकी खुद की गर्लफ्रेंड बोल रही है कि हर्ष अब शायद कभी वापस नहीं आने वाले। तो आपका क्या ख्याल है, क्या सच में हर्ष यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन बैंक के पैसे लेकर भाग गए? ऐसी ही खबर पाने के लिए बने रहे लगातार हमारे न्यूज चैनल के साथ। इस तरह काफी समय हो जाता है और अगले 1 साल बाद धीरे धीरे करके हर्ष के लोन को कोई अजनबी इंसान चुका रहा था। और जब हर्ष का सारा लोन चुकता हो जाता है, साथ ही हर्ष का सब कुछ उसको वापस मिल जाता है, तो हर्ष मीडिया के सामने आता है और मीडिया के सामने आकर उसने अपने स्ट्रगल के बारे में लोगों को बताया। ये सुनकर मीडिया के साथ साथ सभी लोग उससे इंस्पायर हो गए और अब हर्ष सबके दिलों पर राज करने लगा। जिया एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की थी। अक्सर जिया अपने पैसों का रौब दिखाती और लोगों को जलील किया करती। ऐसे ही एक दिन जिया अपने घर में बैठकर बुक्स पढ़ रही थी। तभी उसकी सहेली टीना उसके घर आती है और कहती है, क्या बात है जिया, आज बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनी है तुमने। कितने का लाया और कौन सा ब्रांड है ये? ज्यादा महंगा नहीं है, मेरे डैड ने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया है, तो सोच लो कितने का होगा। और ये जो ड्रेस मैंने पहना है ना, तभी इसकी कीमत इतनी बड़ी है, वरना ये सस्ता ही दिखता है। हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। अगर इस ड्रेस को बाहर निकाल के रख दो तो शायद ही किसी को पता चलेगा कि ये ऑस्ट्रेलिया का है। बात तो ये है कि हमारी जिया इतनी खूबसूरत है कि वो कुछ भी पहन ले बहुत खूबसूरत दिखेगी। थैंक यू अर्टीना, एक तू ही तो है जो मेरी कदर जानती है। और बता, क्या खाएगी पिएगी? मैं मैंगो शेक पीऊंगी। और प्लीज अपने नौकर को बोल देना कि ज्यादा आइस ना डाले, क्योंकि मेरे गले में हल्की सी खराश है। जिया अपने नौकर को आवाज देती है और उसे 2 मैंगो शेक लाने को कहती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जिया के पिता सुनील अपनी बेटी से शादी की बात करते हैं।
बेटा मुझे लगता है तुम्हारी शादी करा ही देनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? नो डैड प्लीज, मेरी अभी उम्र ही कहाँ हुई है शादी की। मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, मुझे मत फोर्स कीजिए प्लीज। लेकिन बेटा मैंने अपने एक दोस्त से वादा किया था और तुम दोनों की शादी हमने बचपन में ही तय कर दी थी। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, शादी के लिए तैयार हो जाना। नहीं डैड, समझने की कोशिश कीजिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी। सुनील अपनी बेटी की एक नहीं सुनता और अपने पुराने दोस्त मुकेश का घर ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है और सुनील को देखकर मुकेश कहता है, सुनील जी, आप इस गरीब आदमी के घर में, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? गले तो मिल जा पहले। अरे ये सब क्या हो गया? तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अरे बता देता, कुछ खबर तो देता मुझे। कैसे क्या कहता, किस मुंह से कहता? देख, आज तेरा दोस्त बहुत गरीब हो चुका है। मुझे तो लग रहा था कि अगर मुझे इस हाल में तूने देख लिया तो शायद पहचानेगा भी नहीं। तू ऐसा कैसे सोच सकता है मेरे भाई? तुझे याद है ना मेरा वादा? अरे हमने साथ मिलके अपने बच्चों की शादी का वादा किया था। मैं अपनी बेटी जिया का रिश्ता लेकर आया हूँ। क्या तू मेरी बेटी को अपनी बहू बनाएगा? पहले अपना ये हाथ जोड़ना बंद कर दे। और रही जिया बेटी की बात, तो हमारे साथ कैसे रहेगी वो? उसे नौकर चाकर ऐसो आराम की आदत है, तो हम कैसे बना ले उसे अपनी घर की बहू? कैसे क्या? अगर वो हादसा तुम्हारे साथ ना होकर मेरे साथ हुआ होता तो भी क्या तुम यही बोलते? अरे मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बेटी का रिश्ता आज मैं तय करके ही जाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्त, अब तो मैं उस काबिल भी नहीं रहा कि उसे 2 वक्त की रोटी खिला पाऊं। कमाने वाला एक ही है और तुम फैसला कर लो, अपनी बेटी को महल में रखना है या इस कीचड़ में। भूल गए क्या? हम भी कीचड़ से उठकर यहाँ तक आए हैं। और एक बात कह दूं, कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है हमेशा। तो मुझे अपने होने वाले दामाद पे पूरा यकीन है कि वो अपने परिवार के साथ अपनी बीवी का भी ध्यान अच्छे से रखेगा। सुनील की बात को सुनकर मुकेश उसे गले से लगा लेता है और अपने बेटे की शादी के लिए मान जाता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और अब जिया और राहुल की शादी हो जाती है। जिया का गृह प्रवेश करते हुए राहुल की माँ कमला जिया से कहती है, जिया बेटा, जो भी है यही है तुम्हारा घर। तुम्हारे घर जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन घर जरूर है हमारा। तो इस घर को सहेज कर रखना और अपना समझना। सॉरी आंटी जी, लेकिन इस घर में संभालने जैसा है ही क्या जो मैं संभालूं? बहुत थक गई हूँ मैं। अब क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? बहुत गर्मी भी हो रही है, एसी चलवा दो प्लीज। बेटी, हमारे घर में एसी नहीं है, ये पंखा है जो चलता है। अगर तुम्हें रात को ज्यादा गर्मी लगे तो कह देना, हम सब तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। ओ प्लीज, मैं अपने डैड से कहकर मंगवा लूंगी। आप लोग टेंशन मत लो, मेरे डैड के पास बहुत पैसे हैं, वो कुछ भी खरीद सकते हैं मेरे लिए। जिया की एरोगेंस वाली बातें सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है और उसे गुस्से में देखकर मुकेश राहुल को शांत करवाता है और जिया से कहता है, जिया बेटी, हमें सब मालूम है कि आपके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, साथ साथ वो बहुत अच्छे और ईमानदार व्यक्ति भी है। चलो अब आप ना अंदर आओ और आराम करो। ठीक है अंकल, तो मैं कल अपने डैड के घर जाकर जरूरत की चीजें ले आऊंगी। मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है वैसे भी। जिया बेटा, आप अपने पिताजी के घर जरूर जाओ, लेकिन हाँ, अपने पिताजी के घर से कुछ भी मत लेके आना, क्योंकि ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे घर की बहू अपने मायके से कोई सामान लेकर आए। ओ प्लीज अंकल जी, मैं अपने घर से कुछ भी लेकर आ सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, तुम कल चली जाना अपने पिताजी के घर, मुझे अब बहस नहीं करनी है। मुकेश जिया की बात मान लेता है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही अगली सुबह जब जिया नहा धोकर तैयार होकर अपने पिता के घर अपने पति के साथ आती है, तो उन दोनों को देखकर सुनील खुशी से कहता है, आइए आइए दामाद जी, और जिया बेटा तुम भी आओ। अरे बैठिए बैठिए, और बताइए कैसा लग रहा है शादी का दूसरा दिन आप दोनों को? जी पापा जी, सब कुछ ठीक है और वैसा का वैसा ही है। अब शादी हो चुकी है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओ जिया बेटी, क्या लोगी? कुछ ठंडा मंगवा दूं या कॉफी लेंगी आप? क्या डैड, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं आपकी बेटी हूँ, एक दिन में पराया कर दिया? नहीं बेटा, बस अब वो हक नहीं रहा तुम पर जो शादी से पहले था। अब तो पूरा हक दामाद जी और उनके परिवार वालों का है तुम पर। ओ डैड प्लीज, फुल ड्रामा हो रहा है। कितनी बोरिंग बातें कर रहे हो आप। डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है, इट्स अर्जेंट। हाँ कहो ना, सुन रहा हूँ, बोलो।
यहाँ हम अपने ही तो हैं, कहो। मुझे एसी, फ्रिज और बहुत सारी चीजें चाहिए जो उस छोटे से घर में सुकून दे मुझे। वहाँ कुछ भी नहीं है डैड, कैसे एडजस्ट करूँ मैं? मुझे माफ करना बेटा, लेकिन मैंने तुम्हारे ससुर से बात की थी इन सब चीजों के लिए। तुम्हारे ससुर जी ने कहा हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस जिया बेटी ही चाहिए। तो किसने बोला था बनाने को? हाँ, आए बड़े जिया को अपने घर की बहू बनाने वाले। वो नहीं, मैं किया था उसके पास रिश्ते की बात करने के लिए। अगर तुम्हें मेरे साथ रिश्ता रखना है तो अपने ससुराल वालों से भी रिश्ता निभाओ। जिया अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दंग रह जाती है और फिर अपने पति के साथ अपने घर लौट जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। अब जिया भी अपने ससुराल वालों के साथ घुल मिलकर और हर परिस्थिति के हिसाब से ढलना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन जब जिया बीमार थी और काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसे कहती है, क्या हुआ जिया बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। माँ जी बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं गला इतना क्यों सूख रहा है। जिया, तुम्हारा शरीर तो बुखार से तप रहा है और तुम्हें इतने तेज बुखार है, फिर भी तुम काम कर रही हो। पागल हो क्या? चलो अंदर चलो, आराम करो, मैं ये सब बाद में कर लूंगी। पता नहीं माँ जी, मुझे आज तक पता नहीं चला कि बुखार कैसा होता है। अक्सर पिताजी मुझे कुछ होने से पहले ही डॉक्टर को घर बुला लेते थे। कोई बात नहीं बहू, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। उठना नहीं बिस्तर से, मैं बस अभी आई। लेकिन माँ जी आप जा कर रही हो मुझे अकेला छोड़कर? मैंने कहा ना अभी आती हूँ, घबराना मत, मैं बस तुरंत आ जाऊंगी। कमला अपनी बहू जिया को हौसला देकर घर से दूर काम कर रहे अपने पति और बेटे को कहती है, सुनिए, जिया बहुत बीमार है, उसका शरीर आग की तरह तप रहा है, मुझसे देखी नहीं जा रही है उसकी ऐसी हालत। जल्दी से जाकर डॉक्टर को ले आओ। बाप और बेटे दोनों जाकर डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। डॉक्टर जिया का चेकअप करके कुछ दवाइयाँ देते हैं और तीनों पूरी रात जिया का बहुत ख्याल रखते हैं। और जिया अपने मन में सोचती है, अगर मैं इनके घर नहीं आती तो शायद मुझे अपनों का प्यार क्या होता है ये कभी पता नहीं चलता। थैंक यू डैड। जिया को एहसास होता है कि उसके पिता ने जो भी किया वो इसके लिए कितना सही था। उन्होंने अपनी अमीर घर की बेटी को गरीब घर की बहू बनाया, लेकिन इसी में जिया की ही खुशियाँ थी और जिया का ही अच्छा नसीब था कि उसे अच्छा परिवार भी मिला। संजना को हमेशा से ही हर चीज ब्रांड की लेना पसंद था। कपड़े, जूते, सैंडल, हैंडबैग, यहाँ तक कि परफ्यूम भी संजना ब्रांड का ही लगाती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त तुषार के साथ सीसीडी में बैठी कॉफी पी रही होती है। तभी वो बोलती है, क्या यार तुषार, तू बार बार इस सस्ते से सीसीडी में आ जाता है। मुझे लेके ही जाना है तो स्टारबक्स ले चलना। क्यों? वहाँ कॉफी मग से निकलकर खुद ही मुंह में आ जाती है। क्या गंदा मजाक कर रहा है यार, हर जगह कॉफी कॉफी ही होती है, स्टारबक्स हो या सिंपल सीसीडी, बस तुझे ब्रांड ही दिखता है हर जगह। पता नहीं तेरी ये पागलपंती कब खत्म होगी? तब खत्म होगी जब मैं एप्पल का लैपटॉप ले लूंगी, जैसे उस आदमी के पास है जो वहाँ बैठा है। मन कर रहा है उसे छीन लूं। ओए पागल, इतने महंगे शौक मत पाल। तू जानती है उसकी कीमत कितनी ज्यादा है? 1.5 लाख से कम का नहीं है। कीमत चाहे जो हो, लैपटॉप तो मैं लेके रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब तू चल, घर भी जाना है। संजना की बात सुनकर तुषार जल्दी से कॉफी खत्म करता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। तुषार जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और संजना उस पर बैठ जाती है। तभी कुछ दूर जाते ही उनकी बाइक एक रेड लाइट पर रुकती है। तभी संजना की नजर एक कार में बैठे लड़के पर जाती है जो एप्पल के लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। उसे देखकर संजना मन ही मन सोचती है, एक दिन ये महंगी गाड़ी मेरे पास भी होगी और मेरे हाथों में एप्पल का लैपटॉप होगा और मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। बड़ा सा घर, ब्रांडेड कपड़े, उफ क्या लाइफ होगी मेरी। संजना अपने ख्याली पुलाव बना ही रही होती है कि तभी ग्रीन लाइट हो जाती है और हॉर्न की आवाज से वो अपने ख्वाबों से बाहर आती है। कुछ देर में तुषार संजना को उसके घर ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है और संजना फ्रेश होकर अपने फोन में एप्पल के लैपटॉप के बारे में सर्च करना शुरू करती है और खुद से बोलती है, कितना स्लिम है ये और इसका लुक भी कितना अच्छा है और मेरे हाथों में तो ये और भी सेक्सी लगेगा। 2,39,900 का है। काफी पैसा जमा करना होगा। काश मेरा भी कोई अमीर लड़के से टाका भिड़ जाए और वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट में दे दे एप्पल का लैपटॉप। हाय मेरे ये महंगे महंगे ख्वाब। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है
और संजना का एप्पल के लैपटॉप को लेकर क्रेज बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन संजना की माँ अनीता उससे बोलती है, अरे बेटा, आज घर में मेहमान आ रहे हैं काफी सारे, तो तू मेरी मदद कर दे जरा रसोई में। माँ, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? आप बताओ क्या क्या चाहिए, मैं अभी ऑर्डर करके मंगवा देती हूँ। अरे पागल है क्या? जितने पैसे तू बाहर से खाना मंगवा कर बेकार करेगी, उतने में तो घर पे अच्छा खाना बना लूँ मैं। तो फिर बना लो ना माँ, मुझे क्यों कह रही हो? वैसे भी आपकी बेटी ये सब चूल्हा चौका नहीं करेगी। अरे अरबपति से शादी करूंगी मैं, जिसके घर में डस्टबिन भी ब्रांडेड होगा। इतना कहकर संजना अपने ख्याली पुलाव बनाती हुई वहाँ से चली जाती है और बेचारी अनीता अकेले ही सारा काम करती है। और यूं ही वक्त बीतता है और एक दिन संजना कॉलेज के गेट पर तुषार का वेट कर रही होती है। तभी उसके सामने एक ब्रांड न्यू ब्लैक कलर की मर्सिडीज आकर रुकती है और उसमें से एक बहुत ही डैशिंग पर्व नाम का लड़का निकलता है। उसके स्टाइल और लुक को देखकर संजना के दिल में चाहत के फूल खिलने लगते हैं। तभी पर्व अपना एप्पल का आईफोन अपनी जेब से निकालकर कान पर लगाता है और बात करता हुआ संजना के पास से निकल जाता है और उसे देखकर संजना बोलती है, जी शॉक की घड़ी, पार्क एवेन्यू का परफ्यूम, जैक एंड जॉन्स की जीन्स, जॉर्डन के जूते, नाइकी की टी शर्ट, एप्पल का फोन और हो ना हो उसके बैग में एप्पल का ही लैपटॉप होगा। तभी वहाँ तुषार आ जाता है और दोनों साथ में क्लास में जाते हैं। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर्व की एंट्री होती है और वो संजना के पास आकर बैठ जाता है। क्लास ओवर होती है। तभी पर्व संजना से बोलता है, हेलो, आई एम पर्व, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगी? श्योर, मैं संजना, आप बताइए क्या मदद चाहिए? वो मुझे असाइनमेंट बनाने में हेल्प चाहिए थी। मेरे पास लैपटॉप भी है, बस आप थोड़ा बता देती तो आसान हो जाता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए मेरे साथ कैंटीन में, मैं समझाती हूँ। संजना पर्व के साथ कैंटीन में चली जाती है, जहाँ पर्व अपना एप्पल का लैपटॉप बैग से बाहर निकालता है, जिसे देखकर संजना मन ही मन बोलती है, हाय मेरी जान, एप्पल का लैपटॉप, कितना कमाल है ये, जल्दी से हाथ लगा लूं मैं इसे। आजा आजा, मेरे पास आजा। संजना मन ही मन ये सब सोच ही रही होती है कि तभी पर्व उसके हाथों में लैपटॉप देते हुए बोलता है, मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर दिया है, अब आप मुझे थोड़ा समझा दो, बाकी काम मैं बना लूंगा। ठीक है, मैं बताती हूँ। वैसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो ना। ये एप्पल का लैपटॉप तुम्हारा अपना है या फिर? अरे मेरा अपना है, ये लास्ट ईयर मेरे डैड ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। ओह वाव, वैसे मुझे भी ब्रांड का काफी शौक है और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें भी काफी शौक है ब्रांड का। ऐसे ही दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं। अब संजना अपना ज्यादातर वक्त पर्व के साथ ही बिताती थी और तुषार से बात नहीं करती थी। ये सब देखकर तुषार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो संजना से बोलता है, संजना, तुम ये जो भी कर रही हो ना, सब गलत है। तुम बस उस पर्व के महंगे कपड़े, शौक और एप्पल का लैपटॉप देखकर जो उसके पीछे भाग रही हो ना, देख लेना एक दिन यही तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। ठीक है, तो अपनी इस मुफ्त की सलाह को अपने पास रखो तुम। तुषार को बुरा भला कहकर संजना वहाँ से चली जाती है। वक्त और बीतता है। संजना और पर्व के बीच की नजदीकियाँ बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन संजना पर्व से बोलती है, पर्व, तुम मुझे पसंद करते हो ना? ये भी कहने की बात है संजना, तुम्हारे अलावा मैं किसी को पसंद नहीं करता। तो फिर मैं जो मांगूंगी तुम मुझे दोगे ना? अरे बिल्कुल दूंगा, बोलो क्या चाहिए? मुझे एप्पल का लैपटॉप, एप्पल की घड़ी, एप्पल का फोन, सब कुछ चाहिए। बस इतनी सी बात? ठीक है, कल शाम मुझे मिलना, मैं सब दिला दूंगा। पर्व की बात सुनकर संजना झट से उसके गले लग जाती है और अगले दिन शाम को संजना पर्व से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर जाती है और पर्व उसे अपने साथ एक छोटे से घर में ले जाता है, जहाँ कुछ पुराने लैपटॉप और कुछ पुराने फोन पड़े थे, जिन्हें देखकर संजना बोलती है, ये सब क्या है? ये मेरा घर है और यही मेरा काम है। मतलब? अरे मतलब यही है कि मैं इन पुराने फोनों को ठीक करके सेल करता हूँ।
जो मेरा एप्पल का लैपटॉप है ना, वो कोई रियल नहीं है, नकली है। और ये कपड़े भी, अरे सब कॉपी हैं, पर लोगों को क्या पता चल रहा है। और वैसे जितने पैसे इन सब से बर्बाद होते हैं, उससे अच्छा तो घर बना लूंगा इतना पैसा जोड़कर। और वो कार भी रेंट की थी। मतलब अभी तक तुम मुझे धोखा देते आ रहे थे और ये सब छलावा था? अरे मेरी तो खाली चीजें छलावा हैं, तुम तो पूरी की पूरी छलावा हो। अरे अगर मैं सिंपल सीधा लड़का होता तो तुम कभी आती मेरे पास? बस मेरे कपड़े फोन देखकर ही तुम मेरे पास आई। तुम खुद को वो दिखाने की कोशिश कर रही हो जो असल में तुम हो ही नहीं। पर्व की बात सुनकर संजना का सर शर्म से झुक जाता है और वो बिना उसे कुछ कहे वहाँ से सीधा तुषार के पास जाती है और रोते हुए उसे बोलती है, यार तू सही कहता था, मैं पागल थी जो हमेशा इन ब्रांड्स के पीछे भागती थी। कुछ नहीं रखा इस एप्पल के लैपटॉप में, स्टारबक्स की कॉफी में, सब बेकार है ये, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे माफ कर दे यार। तुषार संजना को गले लगाकर चुप करवाता है, जिसके बाद संजना उसे सारी बात बताती है और अब संजना जरूरत के मुताबिक ही पैसा खर्च करती और चीजें लेती। कॉलेज पूरा होने के बाद वो अपने खुद के पैसों और मेहनत से एप्पल का लैपटॉप खरीद ही लेती है। रमा एक बहुत ही गरीब औरत थी जो दूसरों के घर में नौकरानी का और खाली समय में चटाई बनाने का काम भी करके अपने घर की रोजी रोटी चला रही थी। एक दिन वो अपनी मालकिन कोकिला के घर में काम कर रही होती है। तभी कोकिला कुछ पुरानी साड़ियाँ लेकर उसके पास आती है और उसे देते हुए कहती है, रमा, ये ले, मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं, तू इन्हें अपने पास रख ले। बहुत दिन हो गए थे, मैंने तुझे कोई साड़ी नहीं दी थी। मालकिन, सच में आप ये सारी साड़ियाँ मेरे लिए लाई हैं, लेकिन आप मुझे ये सारी साड़ियाँ क्यों दे रही हैं? ये तो आपकी है ना? हाँ तो क्या हुआ, जब मैं पहनती नहीं इन साड़ियों को तो तू अगर पहन लेगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? कौन सा मैं तुझे अपनी पहनने वाली साड़ियाँ दे रही हूँ? फिर भी मालकिन, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप आए दिन मुझे इतने सारे कपड़े देती हैं, कभी मेरे लिए, कभी मेरी बेटी के लिए। आज के टाइम में अपने नौकरों के बारे में कौन सा मालिक इतना सोचता है? बस भी कर, तुझे तो बस मेरी तारीफें करने का बहाना चाहिए होता है और कुछ नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मैं तुझे इतनी सारी साड़ियाँ देती हूँ, लेकिन आज तक मैंने तुझे एक भी साड़ी पहनते हुए नहीं देखा। तू करती क्या है उन साड़ियों का? रमा जब तक कोकिला की बातों का जवाब देती, उससे पहले कोकिला की बिजनेस पार्टनर गीतांजलि वहाँ आ जाती है। कोकिला गीतांजलि के साथ मिलकर आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती थी। गीतांजलि कोकिला की बिजनेस पार्टनर होने के साथ उसकी अच्छी दोस्त भी थी, लेकिन वो गरीब लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, जिसके चलते कोकिला को रमा से बात करते हुए देखकर वो कहती है, क्या तू भी जब देखो अपनी नौकरानी के साथ बातें करने में लगी रहती है? तू अपनी नौकरानी को खुद से बात करने की सैलरी देती है या अपने घर में काम करने की? तो तुझे क्या परेशानी हो रही है? बात मैं अपनी नौकरानी से कर रही हूँ। कौन सा तेरी नौकरानी को तेरे खिलाफ भड़का रही हूँ मैं? भड़का भी देगी तो मेरा क्या बिगड़ेगा? एक नौकरानी जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। मैं इन लोगों को इतना मुंह नहीं लगाती हूँ और मैं तो बोलती हूँ तू भी मत लगाया कर। लगता है तेरे पास साड़ियाँ कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, तभी आए दिन अपनी साड़ियाँ भिखारियों को देती रहती है। गीतांजलि की बात सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कोकिला उसे सुनाते हुए कहती है, देख गीतांजलि, तू अपने नौकर के साथ कैसा बर्ताव रखती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रमा को अपनी नौकरानी नहीं बल्कि अपनी बहन मानती हूँ। वो भी मेरी तरह एक अकेली औरत है जो अपना घर चला रही है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम भी तो अकेले ही अपना घर चला रहे हैं। बड़ी बात ये है कि हम लोग पढ़े लिखे थे, हमारे पास आगे बढ़ने के लिए पैसा था, उसके पास कुछ नहीं है। वो एक गरीब औरत है जो अकेली अपनी बेटी को पाल रही है, इसलिए आगे से कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। अच्छा ठीक है, अब तेरा प्रवचन खत्म हो गया हो तो ऑफिस चले, देर हो रही है। थोड़ी देर बाद गीतांजलि और कोकिला अपने ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। समय बीतता है। तभी एक रोज फिर कोकिला कुछ साड़ियाँ लेकर रमा के पास आती है। तभी कोकिला उससे कहती है, तुम साड़ी लेने के लिए क्यों मना कर रही हो? हर बार मैं तुम्हें अपनी पुरानी साड़ियाँ देती थी, लेकिन इस बार ये सारी साड़ियाँ मैंने एक बार भी नहीं पहनी है।
मालकिन, बात नई पुराने की नहीं है, बस मुझे अब आपसे कोई कपड़े नहीं चाहिए। हम गरीब जरूर हैं मालकिन, लेकिन भिखारी नहीं। तुम गीतांजलि की बातों को लेकर अभी तक बैठी हुई हो? तुम उसकी नौकरानी हो या मेरी? मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा ना। अगर तुम ये कपड़े नहीं लोगी तो मुझे बुरा लग जाएगा। कोकिला की बात सुनकर रमा उसके हाथों से कपड़े ले लेती है और अपने घर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी रानी कपड़ों को जोड़ जोड़ कर चटाई बना रही होती है। तभी वो कहती है, बेटी तू चटाई क्यों बना रही है? मैं आकर बना लेती। तुझे ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये सब काम करने के लिए मैं हूँ। माँ, अगर मैं चटाई बनवाने में आपकी थोड़ी मदद कर दूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? आप भी तो सुबह से शाम तक काम ही करती हो ना, आप भी तो थक जाती होंगी ना। हाँ तो क्या हुआ, तू भी तो पूरा दिन पढ़ती रहती है, घर का काम करती है, तू भी तो थक जाती होगी ना। अब तू ये सब काम छोड़ और उठ यहाँ से, मैं बनाती हूँ चटाइयाँ। माँ, आप मुझे मदद करने दो। वो क्या है कि पड़ोस के शर्मा जी आए थे उस दिन, उन्होंने अपने घर में कोई पूजा रखवाई है। उन्होंने बहुत सारी चटाई की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि 3 दिन के अंदर उन्हें कम से कम 10 चटाइयाँ चाहिए होंगी, वरना फिर वो कभी हम लोगों से चटाई नहीं खरीदेंगे, अगर हमने समय से काम पूरा करके नहीं दिया तो। ये क्या बात हुई? एक चटाई बनाने में आधे से ज्यादा समय लग जाता है, तो मैं 3 दिन में 10 चटाई कैसे दे पाऊंगी? इन्हें हमें पहले से बताना चाहिए ना। माँ, वो जानते हैं ना कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए वो हम पर इतना रौब झाड़ रहे हैं। रौब झाड़ने से क्या होगा? हम भी इंसान हैं, कोई मशीन थोड़ी ना है। मैं कोशिश ही कर सकती हूँ, बाकी अगर नहीं बन पाई तो अपना इंतजाम देख लें। वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी जितनी सुंदर चटाई कोई नहीं बनाता है, ना ही इतने कम दाम लेता है। वो तो बस हमें ताने सुनाएंगे। इसलिए कह रही हूँ माँ, दोनों मिलकर चटाई बनाएंगे तो शायद बन जाए, 4 पैसे ही मिल जाएंगे। बात तो तू सही कह रही है, कल बनाते हैं, और कर भी क्या सकते हैं। रमा और रानी मिलकर दिन रात एक करके चटाई बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके चक्कर में रमा अपने काम पर भी नहीं जाती, जिसकी वजह से कोकिला भी बहुत परेशान हो जाती है। 2 दिन इंतजार करने के बाद भी जब रमा काम पर नहीं आती तो कोकिला उसे देखने के लिए उसके घर जाती है, जहां वो देखती है कि रमा और उसकी बेटी उसकी दी हुई साड़ियों और कपड़ों से सुंदर सुंदर चटाइयाँ बना रही हैं, जिसे देखकर कोकिला कहती है, अच्छा, तो तुम चटाई भी बना लेती हो, वो भी इतनी सुंदर सुंदर। मालकिन आप यहाँ कैसे? माफ करिए, मैं काम पर नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, तनख्वाह का समय हो गया था, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी तनख्वाह दे दूं। लेकिन यहाँ मुझे तुम्हारे दूसरे हुनर के बारे में पता चल गया। कब से कर रही हो तुम ये काम? मालकिन, मैं एक गरीब चटाई वाली हूँ। जब मैं गांव में थी तो वहाँ चटाइयाँ बनाकर बेचा करती थी और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाती थी। लेकिन जब शहर आई और आपके पास काम मिल गया तो चटाई बनाना कम कर दिया, लेकिन छोड़ा नहीं। इसी बहाने 4 पैसे ऊपर से हो जाते हैं। रमा और कोकिला आपस में बातें कर ही रही होती हैं। तभी रमा का पड़ोसी शर्मा वहाँ आता है और कहता है, रमा, मेरी चटाइयाँ तैयार हो गई कि नहीं? मुझे अभी के अभी पूरी 10 चटाइयाँ चाहिए। शर्मा जी, 10 तो पूरी नहीं बन पाई, 7 हुई हैं। आप उन्हें ही ले जाइए, बाकी मैं बना के भिजवा दूंगी। दिमाग ठीक तो है ना तुम्हारा? आधे लोगों को मैं चटाई पे बिठाऊंगा और आधे लोगों को जमीन पर। तुमसे कहा था ना कि मुझे पूरी 10 चटाइयाँ चाहिए। शर्मा जी, मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। आपको समय से बताना चाहिए था ना। तुम मुझे ये कह रही हो? तुम गरीब लोगों की ना आदत हो जाती है कि 4 पैसे हाथ में नहीं आते सर पर चढ़ के नाचने लगती हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी एक भी चटाई। रमा के पड़ोसी की बात सुनकर कोकिला को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत सुनाती है, जिसके बाद शर्मा गुस्से में रमा के घर से निकल जाता है। तभी कोकिला कहती है, तुम्हारे अंदर इतना अच्छा हुनर है, तुम इतनी सुंदर चटाइयाँ बनाती हो। अगर तुम इसे ऑनलाइन साइट पर डालोगी तो जिस चटाइयाँ के तुम्हें 50 या 100 रुपए मिलते हैं, उसके बदले में तुम्हें 500 या 1000 रुपए मिलेंगे। आप सच कह रही हैं मालकिन, हमें हमारी चटाई के दाम 500 और 1000 भी मिल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल रमा, और इसमें मैं तुम्हारी मदद भी करूँगी। मैं तुम्हारी चटाइयों को अपनी ऑनलाइन साइट पर डालूंगी और जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, लोग खुद खरीद लेंगे और घर बैठे तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। कोकिला की बात सुनकर रमा की खुशी का ठिकाना नहीं होता और इस तरह से गरीब चटाई वाली को
पैसे कमाने का एक सही जरिया मिल जाता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आता है और उसके हुनर को पहचान भी मिल जाती है। डॉक्टर, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जितने भी पैसे मिलेंगे उसमें 50% तुम्हारा और 50% मेरा, समझ गए ना तुम? हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और तो और जेल में पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। शारदा अपने बेटे वासु का रिश्ता सोना के परिवार वालों से तय करते हुए बोलती है। जी, अगर लड़का लड़की राजी हैं तो इसमें हमें क्या एतराज है, लेकिन दहेज वगैरह का भी थोड़ा देख ले। शारदा की बात सुनकर सोना के पिता निवास बोलते हैं। देखिए समधन जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ। आप अपनी ख्वाहिश रख दीजिए, बाकी हमसे जितना हो पाएगा हम आपको दे देंगे। जितना हो पाएगा का क्या मतलब है? जितना मांगूंगी उतना दहेज देना पड़ेगा, नहीं तो शादी कैंसिल करनी होगी। मेरा मतलब कि आप दहेज, पैसों और सामान के चक्कर में बच्चों की खुशी दांव पर मत लगाना। एक ही बेटी है मेरी, बड़े ही दुलार से पाला है मैंने। ठीक है, वो तो आप कह रहे हैं तो मैं मान जाती हूँ, वरना कोई और होता तो मैं एक नहीं सुनती। अभी जितना हो सके उतना दे देना, बाकी शादी के बाद देते रहना। हम कहाँ भागे जा रहे हैं? जी ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। निवास इतना बोलकर उन्हें विदा कर देता है। थोड़े ही दिनों बाद सोना और वासु की शादी हो जाती है। वो दोनों बहुत खुश रहने लगे थे, लेकिन शारदा थोड़ी नाखुश थी। ऐसे ही अचानक शारदा की पड़ोसन सुमन उनके घर आती है और उससे कुछ पैसे उधार मांगते हुए बोलती है। शारदा बहन, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो सुमन बहन, क्या बात हो गई? मुझे ना कल अपने बेटे की फीस भरनी है, उसके लिए मुझे 30,000 रूपए चाहिए। मेरे पास थे नहीं, इमरजेंसी में मुझे यहाँ आना पड़ा। हमारे पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे बहन? अभी तो वासु की शादी में ही इतना कर्ज हुआ था, उसे चुका नहीं पाए। अब मैं क्या करूँ? रुको, मैं कुछ उपाय लगाती हूँ। मैं अपनी बहू के मायके से कुछ पैसे मंगवा लेती हूँ तुम्हारे नाम पर। तुमको उनके सामने अपना रोना धोना शुरू करना होगा, समझ गई? लेकिन वो तो तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? चाहिए थे, लेकिन इस तरह नहीं। ये क्या इस तरह उस तरह लगा रखा है? तुम चुप रहो, मैं बात करती हूँ। शारदा सोना को आवाज लगाती है और थोड़ी ही देर में सोना अपने कमरे से निकलकर उनके पास आकर बोलती है। कहिए माँ जी। क्या बताऊँ बहू, सुमन आंटी को कुछ पैसों की जरूरत है। तेरे पास मिल जाते तो इनकी मदद हो जाती। लेकिन माँ जी, मैं कहाँ से दे पाऊंगी? पर फिर भी आपको कितने चाहिए? कम से कम 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपए? पर माँ जी, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? तू एक काम कर, अपने पापा से तो पूछ एक बार कि बची हुई दहेज की रकम आप देंगे। पर मेरे पापा इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? बहू, एक बार पूछने में क्या जाता है? ठीक है, मैं पूछती हूँ। बहू, थोड़ा जल्दी करना, सुमन आंटी को कल ही चाहिए। शारदा सुमन को अपने कमरे में ले जाती है और सोना भी अपने कमरे में चली जाती है। शारदा की इस हरकत पर सुमन उससे बोलती है। देखो शारदा बहन, तुम अपनी बहू के साथ ठीक नहीं कर रही। ऐसे अचानक से उसके मायके वाले इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? उसके बाप ने मुझे कहा था कि जब चाहे दहेज के पैसे मुझसे मांग लेना, तो बस मैंने उसी मौके का फायदा उठाया है। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे बढ़ते लालच के बारे में बोल रही हूँ। क्योंकि सोना बिटिया का चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि उसके पापा इतना इंतजाम नहीं कर पाएंगे। तुम अपना मुंह बंद करती हो या नहीं? शारदा बहन, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा, लेकिन मैं सोना बिटिया के घर से आए हुए पैसों को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। ओ सती सावित्री, बस कर, मुझे सब पता है। उसके बाप के पास बहुत पैसा है। शारदा, लालच में इतनी भी लालची मत बनो कि तुम इंसानियत ही भूल जाओ। मैं जा रही हूँ। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और इधर सोना अपने पापा को कॉल करके बोलती है। हेलो पापा, नमस्ते। हाँ बेटा, कैसी है तू? घर में सब ठीक है? हाँ पापा, सब ठीक है। वो पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोल, कोई दिक्कत है क्या? हाँ पापा, वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ 2 लाख रुपए। 2 लाख? अच्छा ठीक है, मैं कल ही तेरे अकाउंट में 2 लाख भिजवाता हूँ। नहीं पापा, मेरे अकाउंट में नहीं, मेरी सासू माँ के अकाउंट में। जिसके बाद सोना फोन को रख देती है और निवास सोच में पड़ जाता है। लेकिन थक हार कर वो अपनी जमीन बेचकर 2 लाख रुपए
शारदा के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है। निवास कंफर्म करने के लिए सोना को कॉल करता है और उससे पूछता है, बेटा अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। ठीक है, मैं उनसे एक बार पूछ लेती हूँ। फोन रखकर सोना शारदा के कमरे में जाती है और उसे पैसों के बारे में पूछते हुए बोलती है, माँ जी, आपके फोन पर एक मैसेज आया होगा, जरा चेक करके बताना पापा ने जो पैसे आपके अकाउंट में डाले हैं वो आए या नहीं। शारदा अपना फोन चेक करके मैसेज पढ़ती है और बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और शारदा का लालच अब हवस का रूप ले लेता है। वो अपनी सभी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए सोना के मायके वालों से पैसे और सामान मांगने को कहती और सोना के घर वाले उसकी इच्छा पूरी करते करते कर्ज में पूरी तरह डूब जाते हैं। यही सब सोच सोचकर सोना भी परेशान रहने लगती है और एक दिन शारदा फिर से उससे पैसों की डिमांड रखती है, लेकिन इस बार सोना अपने मायके वालों को ना कहकर अपनी एक किडनी बेचने का इरादा करती है और शारदा की इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है। वो शारदा के पास जाकर बोलती है, माँ जी, मेरे घर वाले आपकी इच्छा पूरी करते करते मर जाएंगे, लेकिन आपकी इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होंगी। इससे तो अच्छा है कि आप मेरी ही किडनी बेच दो। हाँ, ये ठीक रहेगा, इससे तो बहुत मोटा माल हासिल होगा। ठीक है फिर माँ जी, आप आज ही किसी डॉक्टर से तालमेल बिठाइए, मैं हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा लेती हूँ। मेरी प्यारी बहू, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। शारदा और सोना हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से बात करके किडनी बेचने की डील फिक्स हो जाती है। शारदा डॉक्टर को समझाती है और उसे संभल कर काम करने के लिए बोलती है। शारदा और डॉक्टर की गुफ्तगू सोना की नर्स सुन लेती है और वो पुलिस को कॉल करके इस गैर कानूनी अपराध के बारे में बता देती है। डॉक्टर सोना का ऑपरेशन करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पुलिस की छापेमारी हो जाती है और नर्स सोना को लेकर साइड हो जाती है और पुलिस डॉक्टर और शारदा को गिरफ्त में ले लेती है। सोना शारदा के हाथों में हथकड़ी देखकर बोलती है, मेरी माँ जी को छोड़ दीजिए, वो मेरी माँ है, उन्हें मत ले जाइए। ये लालची औरत तेरी किडनी बेचने चली थी और तू इसी की तरफदारी करने लग रही है। वो जैसी भी है मेरी माँ है, आप उन्हें इस तरह नहीं ले जा सकते। सोना की बात सुनकर शारदा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपने लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे दौलत के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। तू तो मुझे अपनी माँ मानती थी, लेकिन मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा मत कहिए माँ जी। सोना पुलिस वालों के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो उसे लॉकअप में डाल देते हैं। शारदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बुरे कर्मों का नतीजा उसे बुरा ही मिलता है।